परमाणु ऊर्जा की कहानी अटलांटा की कहानी है, जो अभी भी अपने कंधों को सीधा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। परमाणु रिएक्टरों को स्वच्छ, टिकाऊ और संचालित करने में सस्ते के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह तकनीक कभी भी वैश्विक बाजार जीतने में कामयाब नहीं रही है। प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा के विकास का मार्ग 1979 में 3 माइल द्वीप परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना के कारण कांटेदार था, जिसने 33 वर्षों की लंबी अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नए रिएक्टरों के निर्माण को रोक दिया था। 7 साल बाद चेरनोबिल आपदा हुई, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे खतरनाक घटना 2011 में जापानी फुकुशिमा 1 में सुनामी के कारण हुई दुर्घटना थी। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में मानव हताहतों के बिना भी इस घटना ने हरित राजनेताओं को बिजली के वैकल्पिक स्रोतों पर स्विच करने के लिए तर्क दिया। अधिकांश पुराने परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने संसाधन समाप्त होने के बाद या उससे भी पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई नया रिएक्टर नहीं बनाया गया। केवल यूक्रेन में महान युद्ध और रूस के कार्यों के कारण तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि ने दुनिया को परमाणु ऊर्जा की ओर लौटने के लिए मजबूर किया। विश्व परमाणु संघ ने अगले 17 वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 75% वृद्धि की भविष्यवाणी की है। हालांकि सैकड़ों नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की राह में कई चुनौतियां हैं। यूरेनियम का उत्पादन प्रमुख देशों की आवश्यकता से अधिक धीमी गति से बढ़ रहा है, और परमाणु ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पहले से ही युद्धों, क्षेत्रीय संघर्षों, प्रतिबंधों और राजनीतिक उथल-पुथल से पीड़ित है। दुनिया का ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है, जो प्रदूषणकारी कोयला और तेल बिजली संयंत्रों के प्रतिस्थापन में योगदान देता है, जो वर्तमान में दुनिया के बिजली उत्पादन का लगभग 40% प्रदान करते हैं। हालांकि सौर पैनल और पवन चक्कियां अब पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि उनकी क्षमता मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। ऊर्जा भंडारण और पुनर्वितरण प्रौद्योगिकियों के आने के बाद ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विश्वसनीय बनेंगे, और अभी के लिए बिजली के कम से कम एक स्थिर स्थायी स्रोत की आवश्यकता है। कुछ समय पहले तक प्राकृतिक गैस आदर्श विकल्प थी। कई पश्चिमी और एशियाई देशों ने इस दिशा में अपना ऊर्जा बुनियादी ढांचा बनाया। हालांकि एक प्रमुख गैस निर्यातक रूस ने युद्ध शुरू कर दिया और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया, जिससे यूरोपीय संघ को आपूर्ति बंद हो गई, जिससे वैश्विक गैस बाजार बाधित हो गया। इसलिए यूरोपीय संघ तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए मजबूर है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। हाल के वर्षों में राज्यों ने ऊर्जा वाहक व्यापार को एक हथियार के रूप में तेजी से उपयोग किया है। जिन देशों के पास अपना गैस और कोयला भंडार नहीं है, वे ऊर्जा के स्थिर स्रोत की तलाश में हैं, और वे इसे परमाणु ऊर्जा में पाते हैं। जापान एक बेहतरीन उदाहरण है। फुकुशिमा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुर्घटना के बाद अधिकारियों ने अधिकांश परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया और बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 30% से घटाकर 4% कर दी। ऊर्जा प्रणाली का पुनर्निर्माण प्राकृतिक गैस और कोयले पर किया गया, जिन्हें विश्व बाजार में खरीदा गया था। चीन लगातार विकास कर रहा है और उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन उसकी 60% बिजली कोयले से उत्पन्न होती है। अधिकारियों की योजना 2060 तक इस प्रकार के ईंधन को छोड़ने की है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बदलने के लिए देश हर साल 8 नए परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर चीन और भारत वर्तमान में दुनिया भर में स्थित 57 नए रिएक्टरों में से 29 का निर्माण कर रहे हैं। कुछ साल पहले
संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन जारी रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की तकनीक विकसित करने का निर्णय लिया। वे सस्ते, निर्माण में आसान और व्यावसायिक रूप से अधिक आकर्षक होने का वादा करते हैं। अमेरिका में ऐसे रिएक्टरों के निर्माण और परीक्षण के लिए अरबों डॉलर की सरकारी सब्सिडी आवंटित की गई है। परमाणु ऊर्जा को यूरोपीय संघ में भी समर्थन मिलता है। फ्रांस के नेतृत्व में देशों के एक समूह ने पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ स्रोतों की सूची में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे उद्योग के लिए निवेशकों और सरकारों से वित्तपोषण प्राप्त करना आसान हो जाएगा।